आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पशुओं में खुरपका मुहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। फूल गोभी की फसल से पोषक तत्वों का प्रयोग। हमारे प्रदेश में बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान करना बेहद जरूरी होता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। मुहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को, उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशु को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़ों को खत्म कैसे करें, तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें और
2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह टीका जो है बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें या अपने पशुओं को अवश्य करें। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भोपाल में बीजेपी का वॉर रूम बनकर तैयार। निजी बिल्डिंग में बनाया गया वॉर रूम मीडिया सेंटर के नाम से जाना जाएगा। वॉर रूम चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। निवाड़ी में नाली निर्माण के दौरान हुआ हादसा, 3 मजदूर नाली में दबकर हुए घायल, तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। भिंड में एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, मां बेटी की मौत, बेटी की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। सब्जी वाली फसलों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अधिक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसी भी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना बेहद जरूरी होता है। यदि आप इस काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो फूल गोभी की फसल में नुकसान हो सकता है। तो आप किस तरह से करें पोषक तत्वों का उपयोग, इसकी जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर से। आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी के पोषक तत्व के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूल गोभी बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जी है और कोई भी सब्जी के अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का देना बहुत ज़रूरी होता है। खाद पानी अगर पाएगा फसल तभी उसमें उत्पादन अच्छा होगा, है ना। जीव जगत में जिस तरह से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध ना होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। फसल में कई प्रकार के कार्यकी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें जो है पोषक तत्वों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और लगाने के समय पे हम लोग खेत जब भी तैयार करेंगे उस समय पे जो है 20 से 25 टन
का जो है प्रति हेक्टेयर के रेट से हम अच्छे से सड़ा हुआ जो है गोबर की खाद मिलाएंगे। ये लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे होगा और इसको अच्छे से जब लास्ट जुताई होगी उस समय पे खेत में मिला लेंगे और खेत तैयार कर लेंगे। उसके साथ साथ में जो है जब हम लोग रोपाई करने जाएंगे, रोपाई करने से जो है 2-3 दिन पहले जो हम लोग बेसल डोज अप्लाई करेंगे। लगभग NPK जो मात्रा है वो 120 किलो NPK N नाइट्रोजन और 80 किलो का जो है फॉस्फोरस और 80 किलो का पोटाश, ये पर हेक्टेयर लगता है। तो ये NPK तो है सिर्फ NPK मात्रा में, और इसमें जो अगर हम लोग यूरिया और DAP ऐसे अगर सोचे तो हम लोग अगर DAP यूज़ करना चाहेंगे तो 174 किलो हम लोग DAP यूज़ करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। साथ साथ में जो है 133 किलो MOP यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ में 65 किलो यूरिया, ये बेसल डोज के तहत हम लोग लगाने से पहले देंगे। और बाकी भी जो है 128 किलो हम लोग यूरिया और देंगे, ये जो है लगाने के 30 दिन पे के बाद में। रिमेनिंग और भी 130 किलो जो है यूरिया, इसको हम लोग फिर टॉप ड्रेसिंग के तौर से 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे इस क्रॉप में। साथ साथ में फूल गोभी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उसकी भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें, ब्राउनिंग होती है, फिर विपटेल होती है, कुछ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अगर कम होती है तब ये सब होने लगता है। फूल गोभी की फसल में बटनिंग की समस्या। फूलों के पकने से पूर्व फूल छोटे रहकर फटने लगते हैं और पौधों का विकास भी सामान्य नहीं होता। अगैती जातियों को देर से बोने पर ये भी समस्या दिखाई पड़ती है। विपटेल की समस्या। अम्लीय भूमि में पौधों को मोलिब्डेनम तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर पत्र दल का उचित विकास न होकर केवल मध्य शिरा का ही विकास होता है, जिसे विपटेल कहते हैं। मोलिब्डेनम की कमी से पौधों की पत्तियां मुड़ी हुई किनारे से सफेद होने लगती हैं, जो बाद में मुरझाकर गिर जाती हैं और बीच का फूल वाला भाग अनियमित रूप से बढ़ जाता है तथा फूलों का विकास नहीं होता। फसल में दैहिक विकार की समस्या से बचने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। बुवाई के समय अनुसार प्रजातियों का चयन करें। साथ ही फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसके लिए जो है हम लोग अगर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर होता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर और उसके साथ में एक बोरोन का 1 ग्राम प्रति लीटर का अगर साथ ही साथ में घोल बना के स्प्रे करते हैं लगभग 40 दिन पे, तो जो फसल है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। कर्ड भी जो है सफ़ेद होता है, कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी बड़ा होता है और गुणवत्ता इसका मेंटेन रहता है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्राउनिंग हो जाती है, गोभी में ब्राउनिंग होती है, तो पत्ते में जो है भूरा भूरा धब्बा होता है, जल भरा हुआ धब्बा ऐसे लगता है और गोभी के ऊपर भी भूरा रंग का स्पॉट आ जाता है, तो वो ब्राउनिंग कहलाता है। तो ये मेनली होता है बोरोन की कमी के वजह से। और ये ऐसे अगर स्थिति है, सॉइल टेस्टिंग भी करवाना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करा के अगर आपको लग रहा है कि बोरोन की कमी है तो फसल में लगाने से पहले ही जो है 10 से 15 किलो बोरैक्स यूटिलाइज़ करना चाहिए और बोरैक्स को आप फसल लगाने से पहले ही उसको मिला दीजिए। और फसल लगाने के बाद में अगर आ गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं उस केस में 2.5 से 3 ग्राम बोरोन पर लीटर। एक और प्रॉब्लम रहता है जो है मोलिब्डेनम की कमी से, तो उसमें विपटेल नाम की भी एक डिसऑर्डर आती है और इसमें जो है मोलिब्डेनम की कमी रहती है, तो इसीलिए होता है। तो इससे जो है मुक्ति पाने के लिए जो है हम लोग सोडियम मोलिब्डेट या एमोनियम मोलिब्डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर का जो है हम लोग घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो इस विपटेल से हम लोग का मुक्ति मिल सकता है। साथ साथ में जो है वेजिटेटिव स्टेज जब रहता है तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होगा, तभी जो है फूल अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, जो घुलनशील फर्टिलाइज़र होता है NPK 19-19-19 हम लोग पाते हैं, उसका 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर के दौर से हम करके घोल बना के इसमें लगभग 40 से 45 दिन पे अगर क्रॉप में एक स्प्रे करते हैं तो फसल बहुत अच्छा होता है और जो हमारा कर्ड होगा, जो फूल गोभी होगी, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा होगा।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में लिफ्ट देने के बहाने युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर चाकू से किया हमला, घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दुर्ग में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शव यात्रा, पुतला दहन का भी किया प्रयास, युवाओं के साथ धोखे का लगाया आरोप। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। ग्लेडियोलस एक बेहद ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुष्पीय पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लेडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा, तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे, अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लेडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लेडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। ये तो बारिश का सीज़न है तो पानी तो ऐसे ही मतलब आ रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब धूप आ रहा है, तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है, तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है, अभी इसके पौधे के साथ अब कॉम्पिटिशन में लग गए होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है, तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेवरल लगा के करने से ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लेडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहाँ से 2-2 पौधा निकल रहा होगा, तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए
और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया, तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का में लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है बारिश का सीज़न में जो फ्यूजारियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तना गलन बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तना गलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है, या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे के तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज़्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लेडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहाँ पे और एक रोग का भी मतलब उपद्रव होता है जहाँ पे, लेकिन तना गलन से वो कम है, वो है ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और जो ये जो ब्लाइट है इसका जो हम सिम्टम कैसे पता करेंगे, ये पत्ता के ऊपर आएगा और पत्ता के ऊपर ये आसी कलर का और धूसरिया मतलब जो मिट्टी का जैसे कलर है उस टाइप का, और बीच में येलो येलो थोड़ा उस टाइप का जो है सिम्टम मिक्स कलर का आएगा। तो ये जो ब्लाइट के लिए हम मैंकोजेब जो है वो 0.2% के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक उन्नति भी होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रेहाली, जिला शिवपुरी के राजेश बघेल ने। आपने भेड़ बकरियों में फड़किया रोग से बचाने के अपनाए जाने वाले उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग भेड़ बकरियों में ज़्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद में जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाता है, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारी है। इसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। भेड़ें शाम को पशुपालक घर पे लाता है और रात को मृत पाई जाती है और आफरा बहुत तीव्र गति से आता है। ये जो बीमारी है फड़किया जिसको बोलते हैं, इसमें चमड़ी फड़कने लग जाती है, बुखार आ जाता है और पशु जल्दी ही कालग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं
तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं। पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए, ताकि पशु अत्यधिक चारा नहीं खा पाए। इस बीमारी का उपाय सबसे बढ़िया है, सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। इस रोग से बचाव हेतु यही सबसे बढ़िया उपाय है। इसमें टीकाकरण नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाय है कि देसी उपाय की अपन बात करें तो मीठा सोडा तेल के अंदर थोड़ा पेट में दे दे तो आफरा वगैरह ये शांत हो जाता है और पशुओं की मृत्यु से बचाया जा सकता है। दूसरा, इसका निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं। और ये बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को नियमित रूप से इसका टीकाकरण करवाएं और इसका लाभ लें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।